वेलकम टू एसएससी में जी। जैसा कि मैंने आप सबसे से वादा किया था कि मैं एक बहुत ही जल्द एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आने जा रहा हूँ और एक इंपॉर्टेंट कुछ कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ जो मेरी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई है, ज़िंदगी भर की तपस्या है, जो मैंने पढ़ाई से सीखा है। किस तरह से मुझे सही समय पर सही गाइडेंस न मिलने के कारण जो लक्ष्य प्राप्ति होती है वहाँ तक पहुँचने में टाइम लग गया, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी क्योंकि मुझे सही तरीके नहीं पता था, सही कंटेंट नहीं पता था। लेकिन उन चीज़ों को डिस्कवर करने में खुद से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो अगर इन सभी चीज़ों को ऑलरेडी आपको अगर प्रोवाइड कर दिया जाए, आपको समझा दिया जाए, तो आप भी अपने लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंच सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा जो टेढ़े मेढ़े रास्तों से हमें लक्ष्य तक पहुंचना होता है वो स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। और इस वीडियो को बनाने का मकसद और कुछ जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं उन सभी चीज़ों का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको कोई चीज़ें प्रोवाइड कर दूं बस आपका उससे सिलेक्शन हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है। मैं एक्चुअली आपको कुएं का मेढक नहीं बनना है, आपको मेरे ऊपर या किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना है। मैं आपको जो चीज़ें प्रोवाइड करूंगा वो तो आपके लिए बेनिफिट होंगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वीडियो को बनाने का जो लक्ष्य है, जो मकसद है, वो ये है कि आपको इससे ये समझ में आएगा कि आपको इससे सीखना कैसे, आपको पढ़ना कैसे है, जो सही तरीका क्या है। और मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि आपको कोई ऐसा नहीं कि कोई रामबाण दे दे रहा हूँ कि भैया ये जाओ, ये रामबाण लेके इसमें से ही आएगा, ये सब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोई रामबाण मैं आपको नहीं देने वाला हूँ, लेकिन आपको मैं सही तरीका बताने वाला हूँ। ये फर्स्ट स्लाइड है। बहुत सारी स्लाइड्स को मैंने इंक्लूड किया ये वीडियो बनाने के लिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने जा रही है। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितनी लंबी होगी, क्योंकि आजकल लोगों का जो रिटेंशन है, कंसंट्रेशन का कम हो गया है, क्योंकि टिकटॉक का ज़माना है, शॉर्ट वीडियो सबको पसंद है। लेकिन अगर हमें कुछ भी सीखना है तो लंबी वीडियो ही एक मात्र उपाय है। अगर हम बात पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखते समझते हैं कि क्या मैं आपको बताने वाला हूं। अगर हम बात करें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करना आसान है, लेकिन इसको जानबूझकर कठिन बना दिया गया है, क्योंकि कॉमर्शलाइजेशन हो चुका है शिक्षा का, आपको पता ही है। और ऊपर से सही रास्ता न पता होने का, शिक्षा का कॉमर्शलाइजेशन हो गया है, उसके कारण सही रास्ता न हो पता होने के कारण, सही तरीके से स्टडी का तरीका न पता होने के कारण हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मैं जो तरीका बताऊंगा आपको, उसमें आपको ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करनी, मेहनत तो बहुत करनी है, लेकिन ये एक सही तरीका है और आपको मतलब एक स्मार्ट तरीका है, आप ऐसा कह सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी स्टूडेंट्स जब प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो काफ़ी ज़्यादा आप देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, 4 to 5 ईयर्स का टाइम लग जाता है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और अगर सिलेक्शन हो भी जा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है, मतलब टाइम ले लिया जा रहा है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में उसकी इफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वक्त बीतने के साथ उसकी इफिशियंसी धीरे धीरे घटने लगती है। मगर आप अगर मान लीजिए आप 2 आवर भी पढ़ाई की, तो आपको ऐसा, अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में आप 14 आवर पढ़ते थे पर डे, और धीरे धीरे इफिशियंसी डाउन जाने के कारण अगर आप 2-3 आवर ही पर डे पढ़ रहे हैं, तब भी आपको बहुत ज़्यादा लगता है। ये सभी के साथ होता है जो लॉन्ग टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ होता है, वैसा ही होता है, आपको पता होगा। तो सही तरीका क्या है पढ़ने का? प्रश्न ये है कि सही तरीका हमें दिखाएगा कौन? तो जवाब आता है कि टीचर्स, गुरु, जो टीचर्स होते हैं वही सही तरीका बताएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने शिक्षा का कॉमर्शलाइजेशन कर दिया है, बहुत बड़े लेवल पर, अलग अलग तरीके से, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। एक स्टूडेंट जब तैयारी करने आता है तो उसको पता भी नहीं होता है। हम इसके खिलाफ नहीं है। अगर आपने शिक्षा को एजुकेशन, मतलब बहुत भयंकर जो शिक्षा है, एजुकेशन और बिजनेस है, नो डाउट आपको एक चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन और हम इसके चीज़ के खिलाफ भी नहीं है, क्योंकि सभी टीचर्स मेहनत करते हैं। लेकिन इस चीज़ के खिलाफ है कि बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर दिया जाता है। अगर आप कोई भी टीचर पैसे ले रहा है किसी चीज़ को पढ़ाने के, तो एटलीस्ट उसको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना चाहिए, उसको सही रास्ता बताना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। लेकिन बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। आप देख रहे हो सोशल मीडिया का ज़माना है, इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, बहुत बहुत तरीके अपनाए गए हैं स्टूडेंट्स को बहलाने फुसलाने के लिए। तो स्टूडेंट्स को भी नया नया होता है, उसको पता नहीं होता। तो हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप के टीचर होते हैं। एक तो पहला प्योर बिजनेस माइंडेड, जो किसी भी हद तक जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। अब इनका तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक दूसरे अलग टाइप के टीचर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स की मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको इस बात का डर होता है कि अगर मैंने मेरा सारा कंटेंट यूं ही दे दिया तो मुझसे कोई पढ़ेगा ही नहीं, और मैं, मतलब जो वो टीचर है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। अगर हम बात करें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, अगर हम एसएससी की ही बात कर लीजिए, तो अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये ऑलरेडी मतलब बहुत हद तक फिक्स। अगर कोई भी टीचर बहुत टाइम से पढ़ा रहा है तो उसको सब कुछ पता होता है। अगर वो चाहे तो एक ऐसा स्टडी मटेरियल बना सकता है जिसको पढ़कर स्टूडेंट्स का काम बहुत एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ें तैयार कर सकता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की बात हो जाए, चाहे वो कोई भी सेक्शन की बात हो जाए, तो सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी मटेरियल बना सकता है प्रिंटेड फॉर्म में, बुक के फॉर्म में, जिससे स्टूडेंट्स का काम 50% आसान हो जाता है, उसका सिलेक्शन लेना। लेकिन ऐसा जानबूझकर किया नहीं जाता है। अच्छी किताबें जानबूझकर नहीं बनाई जाती हैं।
उसका कारण यह है कि जितने भी किताबें हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, बट वो किताबें किनके द्वारा लिखी गई हैं? वो किताबें लिखी गई हैं उन्हीं टीचर्स के द्वारा जो आपको पढ़ा रहे हैं। तो कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि जो पैसे उसको वहाँ पे मिल रहे हैं पढ़ाने में, बुक तो एक बार आती है उसके बाद पायरेसी हो जाती है बुक्स की, एक बार लॉन्च होने के बाद। बुक का बिजनेस 12 महीने नहीं होता, लेकिन जिस तरह जो पढ़ाने का बिजनेस है वो 12 महीने चलता है। तो इसी के कारण बहुत सारे टीचर्स अच्छा मटेरियल प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब अगर मैं बात करूं, जो मेरे पास कंटेंट था, मैंने भी पहले स्टार्टिंग में सोचा था कि वीडियो फॉर्म में दिया जाए, लेकिन मुझे पता था कि जो ये चीज़ें हैं ये वीडियो फॉर्म के कंपैरिजन में अगर हम बुक के फॉर्म में दे दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। आपको पता है कि वीडियो का ज़माना है, लोग वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। आपको मैं अब ये बात बताना चाहता हूँ कि आज से पहले भी सही था, ये बात सही थी, आज भी सही है, आने वाले वक्त में भी सही होंगी, कि वीडियो आप जितना ज़्यादा देखेंगे सीखने के लिए, उतना आप कहते हैं कि अपने लक्ष्य से दूर जाते जाएंगे। क्योंकि वीडियो देखना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और बुक से पढ़ना, जितने भी लोगों ने आज तक सिलेक्शन लिया, चाहे वो टॉपर्स हो या किसी ने भी, वो बुक में से पढ़ते हैं। तो बुक में से पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कम टाइम लगता है, रिवीजन भी कम, आपकी जो हमारे माइंड की इफिशियंसी है वो भी बढ़ती है। तो मैंने यही सोचा कि जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ वो वीडियो फॉर्म में प्रोवाइड करने से अच्छा है कि बुक के फॉर्म में मेहनत करके प्रोवाइड कर दिया जाए, जिससे मतलब जो ऑल इन वन जितना एफर्ट है वो सभी आपको प्रोवाइड हो जाए। अब बात करते हैं, तो इसी के मद्देनज़र मैंने ये ई बुक एक प्रिपेयर की है, जिसको प्रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा है। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं जो यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया था 2 साल पहले, तभी प्रोवाइड करना चाहता था, लेकिन मुझे सही तरीका नहीं पता था कि मतलब ये चीज़ें तैयार कैसे की जाएं। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इसमें सहारा लेना पड़ता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर परचेस करने पड़ते हैं, किस तरह से तैयार करना है वो सारी चीज़ें सीखने में, सॉफ्टवेयर को सीखने में बहुत सारे लोगों से जानकारी लेने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। मतलब 2 साल का समय लग गया है ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे पास कोई मार्केटिंग टीम नहीं है, मैं एक स्टूडेंट था। तो जिस तरह से मैंने चीज़ें सीखी, तो उस तरह से सीखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लग गया इसमें। तो आखिरकार, और पिछले लगभग 9 महीने से मैं इसको तैयार करने में मेहनत कर रहा हूँ। तो आखिरकार ये मैंने सोचा कि अब इसको लॉन्च कर देनी चाहिए। मैंने जो ये बुक तैयार की है जिसका नाम है वोकेबुलरी स्पेशल ई बुक वॉल्यूम 1, जो खास करके सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके सीजीएल के लिए। अब वैसे तो मैंने इसका नाम रखा है कि वोकेबुलरी स्पेशल ई बुक वॉल्यूम 1, इसमें क्योंकि फोकस वोकेबुलरी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे किया गया है, लेकिन इसको इस तरह से मैंने डिजाइन की है कि आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, एरर, सेंटेंस उम्र, मतलब पूरी की पूरी इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप किया जाएगा, उस पर भार दिया गया है। इस बुक को किस तरह से पढ़ना है, मैं आपको अलग अलग पार्ट में बहुत डिटेल में आपको दिखाने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे पढ़ना है। अलग अलग स्टूडेंट्स को इस बुक को कैसे पढ़ना है, जिसका बेसिक कमज़ोर है, जो एवरेज स्टूडेंट है या जो एक्सीलेंट स्टूडेंट है, उसको किस तरह से पढ़ना है किताबों को, और रिवीजन के टाइम पर इस बुक को कैसे पढ़ना है। और ख़ास करके और ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको वोकेबुलरी या इंग्लिश को या वन वर्ड सबसे किसी भी चीज़ को नहीं पढ़ना है, किस तरह से टीचर्स आपको उल्लू बनाते हैं। जो सो कॉल्ड है, आपने सुना होगा कि मुखर्जी नगर के टॉप एजुकेटर्स, तो जो सो कॉल्ड मुखर्जी नगर के टॉप एजुकेटर्स हैं वो किस तरह से आपको उल्लू बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शलाइजेशन के लिए। 100% जो मोस्ट ऑफ टीचर हैं, 99.99% वो गलत तरीका यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉफिट के लिए। दूसरा कारण है कि अगर सही तरीका यूज करने जाएंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन सभी के कारण बच्चों का घंटों का टाइम वेस्ट होता है और कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आती है। लास्ट में ले दे के मतलब वो सिलेक्शन से काफ़ी दूर होता जाता है या सिलेक्शन काफ़ी देर समय में होता है। सबसे पहले मैं आपको इस बुक की थोड़ी बहुत खासियत के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको नहीं पढ़ना है, फिर मैं इस बुक पर वापस लौटूंगा कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। क्योंकि होता क्या है, स्टूडेंट्स ने एक बार वोकेबुलरी रट ली हर चीज़ में, और इंग्लिश को वो रटने में लगा हुआ है। कहीं वोकेबुलरी रट रहा है, कहीं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रट रहा है, उससे फिर क्लोज टेस्ट नहीं हो पा रहा है, फिर वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं कर पा रहा है, उसको ज़्यादा समय लग रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो पैरा जंबल जो मेंस का पेपर है, पैरा जंबल में कंफ्यूज हो जा रहा है। और अगर उसमें 6 लाइन वाला पैरा जंबल दे दिया, S1 और S6 वाला, फिर बीच में 4 ऑप्शन ABCD, तो उसको वो नहीं कर पा रहा है, एरर में नियम रटने में लगा है। तो ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो कन्वेंशनल तरीका दे दिया गया है स्टूडेंट्स को, तो ये सब चीज़ों की वजह से स्टूडेंट्स गुमराह हो रहा है। सबसे पहले इसके बारे में हम बात करेंगे, बाद में बात करेंगे आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वोकेबुलरी स्पेशल ई बुक की। तो ये जो वोकेबुलरी स्पेशल ई बुक है, ये बहुत ही वेल डिजाइन बुक है, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से मैंने डिज़ाइन की है। मतलब मैंने मेरी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस इस चीज़ को डिज़ाइन करने में बिताया, मतलब काफ़ी ज़्यादा समय दिया गया है।
जैसे इसमें किस तरह से बताया गया है कि कोई भी एक वर्ड है, मान लो उसका पार्ट ऑफ स्पीच ये सबवर्ट है, तो सबवर्ट ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। सबसे पहले इसका इंग्लिश में मीनिंग दिया गया है, उसके बाद इसका हिंदी में मीनिंग दिया गया है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो पढ़ते हैं तो वो या तो सीधा से और सीधा हिंदी मीनिंग देख लेते हैं कि ये वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग ये है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई बार ऐसा होता है मोस्ट ऑफ सभी वर्ड्स में कि हिंदी मीनिंग दिया होता है किसी भी वोकेबुलरी का, वो प्रॉपर मीनिंग नहीं होता है। कई बार एक ही शब्द के कई सारे मीनिंग दे दिए होते हैं, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा मीनिंग ज़्यादा सही है, और जो हिंदी मीनिंग होता है वो इंग्लिश मीनिंग का कभी भी करेक्ट मीनिंग नहीं दे पाता है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें उस वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह की मीनिंग दे दिए हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो ये वोकेबुलरी है, ये न्यूज़पेपर के किस आर्टिकल में यूज हुई है, उस यूज हुई है वहाँ पर ये उसको हाईलाइट किया गया है। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है न्यूज़पेपर का, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कहाँ यूज हुई है वहाँ पर इस वोकेबुलरी को हाईलाइट किया गया है। साथ साथ में किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होगी उससे रिलेटेड यहाँ पर एक इमेज भी दी होगी। और यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा सेंटेंस डाला है जहाँ पर ये वोकेबुलरी यूज हुई है। और ये जो एक्स्ट्रा सेंटेंस मैंने डाला है इसको काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के एक एक रिसर्च करने के बाद मैंने इसको डाला है। अलग अलग न्यूज़पेपर में से, चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इकोनॉमिक्स टाइम्स हो, तो बहुत ही रिसर्च करने के बाद बहुत ही सोच समझ के डाला है। एक एक वोकेब को तैयार करने में मुझको कम से कम 20 से 25 मिनट लगे हैं। तो मैंने इतना ये सारी चीज़ें क्यों की हैं? क्या मैं आप जिस तरह से उल्टे सीधे तरीक़ों से वोकेब पढ़ते हैं, वर्ड देख के सीधा उसका मीनिंग रटने लगते हैं, तो ये भी तरीके से तो आप पढ़ सकते थे, लेकिन उसमें होता क्या है, तो इसीलिए तो आपको ज़्यादा समय लगता है, इंग्लिश समझ में नहीं आती, कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो पाता, PQRF नहीं हो पाता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, डिटेल में वेट कीजिए। तो इस तरीके से मैंने चीज़ों को डिजाइन किया है। तो जितनी भी वोकेब हैं सबको मैंने इसी तरह से आप देख सकते हैं डिजाइन। प्रोलॉन्ग जो ये इस SSC सीजल 2018 मेंस में ये पूछा गया था, रूल आउट, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जो चीज़ें मैंने डिजाइन की है ये इस लक्ष्य से की है कि आपका जितना भी पार्ट हो, सारे पार्ट एक तरह से इंग्लिश के अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अब ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा क्यों किया गया है इस चीज़ को समझने। और ये जो एक्स्ट्रा सेंटेंस जो मैंने लिया है यहाँ पे, ये थोड़ा टफ सेंटेंस लिया है। टफ सेंटेंस में चाहता तो आसान सेंटेंस जो एक लाइन वाले नॉर्मल सेंटेंस होते थे उसको भी मैं इंक्लूड कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर जो आसान सेंटेंस होता है उसको इंक्लूड नहीं किया है। कुछ सोच समझ के ही मैंने इतनी रिसर्च की है। जैसे यहाँ पर एक वर्ड है, एक वोकेब है, डिसओरिएंटेड। अब डिसओरिएंटेड ये एडजेक्टिव फॉर्म है, इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड एंड नॉट नोइंग वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू, कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि और आपको पता नहीं होता है कि आपको क्या करना है। आप बहुत ज़्यादा भौचक्का हो जाते हैं कि आपको पता नहीं होता कि आपको क्या आगे क्या करना है या आगे क्या कहना है। तो यहाँ पर जो आफ्ताब है, इन्होंने कहा था कि फॉर फर्स्ट फ्यू मिनट्स आई वॉज डिसओरिएंटेड आफ्ताब ऑन कोविड-19 डायग्नोसिस। जब वो कोविड-19 इनको जब पता चला कि इनको कोविड-19 है, तब पहले कुछ मिनट तक ये क्या हो गए थे, डिसओरिएंटेड हो गए थे, कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए थे, बहुत चक्का गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे, इनको पता नहीं कि अब क्या कहा जाए, क्या किया जाए। तो यहाँ पर डिसओरिएंटेड टाइटल में यूज हुआ है। फिर ये डिस्क्रिप्शन में इन्होंने अपनी कुछ कहानी बताई है, वहाँ पर यूज हुआ है। फिर ये जो मैंने एक एक्स्ट्रा सेंटेंस दिया है, वो सेंटेंस आप सेंटेंस देखिए। इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन दिनेश कार्तिक सेड डीलिंग विथ द अनसर्टेनिटी ऑफ नॉट नोइंग व्हेन ही वुड प्ले नेक्स्ट मेड हिम फील डिसओरिएंटेड ड्यूरिंग द कोविड-19 इन्फोर्स्ड लॉकडाउन। जो विकेट कीपर बैट्समैन दिनेश कार्तिक हैं, उन्होंने कहा है कि जो ये अनसर्टेनिटी है कोविड-19 की, उसको डील करते हुए कि अब नेक्स्ट टाइम मैं कब खेलूँगा देश के लिए, इंडिया के लिए या IPL में, तो ये सारी चीज़ों को महसूस कर मैंने डिसओरिएंटेड महसूस किया। मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा भौचक्का गया, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि आगे क्या करूं। जो ये इन्फोर्स्ड लॉकडाउन था कोविड-19 का, जो गवर्नमेंट के द्वारा इन्फोर्स्ड मतलब ज़बरदस्ती लागू किया गया था। तो यहाँ पर जो मैंने सेंटेंस लिया है ये थोड़ा टफ सेंटेंस है। टफ सेंटेंस क्यों लिया है? क्योंकि यही सारी चीज़ें जो आपको हैं कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करेंगी। किस तरह से हेल्प करेंगे मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले
जो सेंटेंस जो कुछ मैं चीज़ें आपको बताता हूँ कि आपको गलत तरीके जो हैं इंग्लिश को पढ़ने के, वो कौन कौन से गलत तरीके आपको यूज़ नहीं करने हैं जो मोस्ट ऑफ टीचर्स पढ़ाते हैं। और जो यहाँ पर मैंने चीज़ें ली हैं जो करंट से रिलेटेड, जैसे रूल आउट अभी यूज़ किया गया है, रूल आउट किसके लिए, सुरेश रैना के लिए। तो कि सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स से बाहर हो गए हैं, तो यहाँ पर रूल आउट का मतलब होता है टू स्टॉप कंसिडरिंग समथिंग एज ए पॉसिबिलिटी, मतलब नामुमकिन कर देना, किसी भी चीज़ की जो संभावना है उसको ख़त्म कर देना, पॉसिबिलिटीज़ को ही ख़त्म कर देना। तो जो चेन्नई सुपर किंग के सीईओ हैं उन्होंने कहा है, उन्होंने रूल आउट कर दिया है सुरेश रैना रिटर्न टू आईपीएल 2020। सुरेश रैना का जो रिटर्न है आईपीएल 2020 में उसको रूल आउट कर दिया है, मतलब उसकी संभावना को ही ख़त्म कर दिया है। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे एस्ट्यूट जो महेंद्र सिंह धोनी के लिए यूज किया गया है, पेट्रीफाई जो मोनी रॉ की जो एक कहानी आई है न्यूज़पेपर में, वहाँ पर से मैंने उठाया है। सजेस्टिव जो कि सुष्मिता सेन के बारे में स्टोरी आई है न्यूज़पेपर में। डिराइट जो अभी न्यूज़पेपर में जो करंट में चीज़ें चल रही हैं, कंगना रिया और ये साथ में स्वरा भास्कर, ये दोनों आपस में क्या बातें कर रही हैं, तो यहाँ पर चीज़ें यूज हुई हैं। तो यहाँ से मैंने चीज़ें एक प्रैक्टिकल वे में कि जो चीज़ें करंट में चल रही है उसको रिलेट करके आप पढ़ सकें। ऐसा मैंने क्यों किया है, जो मेन चीज़ है वो मैं आगे बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें पढ़ाई कैसे करनी नहीं है। अब सबसे पहले अब दो तरह की पढ़ाई होती है, या तो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करता है इंग्लिश को पढ़ने के लिए, वोकेबुलरी को पढ़ने के लिए, या किसी टीचर के पास कोचिंग लेता है, यूट्यूब पे वीडियो देखता है, कोई पेड कोर्स परचेस करता है। तो दोनों तरफ में आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं, जब कोई भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करता है तो सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये बुक है, ये अब ये बुक एमबी पब्लिकेशन से एमबी पब्लिकेशन की मैंने यहाँ पे फ़ोटो ली है, या बहुत सारी जितनी भी, या नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 होगी, सारी किताबों की बात कर रहा हूँ। बुक में ये देखिए, ये मैंने फ्रेजल वर्ब लिए हैं। बुक में चाहे फ्रेजल वर्ब हो या वोकेबुलरी हो, वो हमेशा इस फॉर्मेट में दी होती है। जब स्टूडेंट्स घर पर खुद सेल्फ स्टडी करता है तो वो इस फॉर्मेट में चीज़ों को पढ़ता है। जैसे लेट आउट का मतलब होगा टू रिवील या टू परमिट टू एग्जिट, उजागर करना या जाने के लिए मुक्त कर देना। लाई बिहाइंड का मतलब होता है टू बी द रियल रीजन, वास्तविक कारण होना। लाइट ऑन का मतलब होता है टू एक्सप्लेन, व्याख्या करना। तो स्टूडेंट्स क्या करता है कि इसी फॉर्मेट में चीज़ों को पढ़ते जाता है। वोकेबुलरी जब पढ़ता है तो वहाँ पे भी वोकेबुलरी में या तो वोकेब, यहाँ पे एक वोकेब दी होगी, उसका या तो इंग्लिश मीनिंग दिया होगा या तो हिंदी मीनिंग दिया होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स उसको रटता रहता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि स्टूडेंट्स इनको रटने में काफ़ी ज़्यादा समय वेस्ट कर देता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये तरीका स्टूडेंट्स अपनाता क्यों है। पहली बात तो ये है कि उसको सही तरीका कभी बताया नहीं गया पढ़ने का। दूसरी बात ये है कि वो ये तरीका ये सोचकर अपनाता है कि इस तरीके से मैं काफ़ी ज़्यादा समय बचा लूँगा। जैसा नहीं, आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे कि 10 मिनट में 500 वोकेब सीखो, 10 मिनट में 50 वोकेब सीखो, 10 मिनट में 100 वोकेब सीखो। तो इस तरह से वो सोचता है कि अगर मैं ऐसे पढ़ूंगा तो मेरा काफ़ी ज़्यादा समय बचेगा और मैं आसानी से बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीज़ें कवर कर लूँगा। लेकिन ऐसा होता है इसका सेम उल्टा। जब वो इस तरह से चीज़ों को पढ़ता है तो वो बार बार रटता है, पढ़ते ऊपर से पढ़ते नीचे आ जाता है। फिर जब ऊपर जाता है तो उसको याद आता है मैं सब भूल गया। फिर अगर मान लो 2 दिन के गैप के बाद, 3 दिन के गैप के बाद उसने पढ़ना स्टार्ट किया फिर से उसको पता चला कि सारे फ्रेजल वर्ब और सारी वोकेबुलरी वो भूल चुका है, उसको कुछ याद नहीं है। अगर उसको कुछ याद भी होती है, कुछ चीज़ें याद भी रहती तो भी वो उसको सेंटेंस में यूज़ नहीं कर पाता। अगर वो चीज़ें कहीं न्यूज़पेपर में आ गई तो न्यूज़पेपर में वो चीज़ों को कभी वो समझ नहीं पा। अगर वो किसी आर्टिकल में आ गई, कॉम्प्रीहेंशन में आ गई, क्लोज टेस्ट में आ गई या पेरा जंबल में आ गए तो चीज़ों को कभी समझ नहीं पाता क्योंकि उसने चीज़ें रटी हुई हैं, उसको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर मैंने थोड़े टफ सेंटेंस लिए हैं, थोड़े अलग अलग तरह के सेंटेंसेस लिए हैं। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी वोकेबुलरी होती है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से यूज होती है। आप किसी भी वोकेबुलरी का सिर्फ एक मीनिंग नहीं निकाल सकते हमेशा हर एक सेंटेंस में। हमको क्या एक मीनिंग पढ़ लेता है, रट लेता है। तो यहाँ पर ही मैंने अलग अलग सेंटेंस दिए, थोड़े टफ सेंटेंस दिए हैं
जो कि अलग अलग तरीके से, मतलब एक ही वोकेब को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं वो आपको सीखने को मिलेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इसके बारे में आपकी डिटेल में भी थोड़ी देर में अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम गलत तरीके की बात करेंगे, कौन से गलत तरीके से नहीं पढ़ना है। तो इस तरह की जो किताबें हैं, मोस्ट ऑफ 99 क्या 100% किताबें सब ऐसी हैं, तो आपको इस तरह से पढ़ना नहीं है। एक एक वोकेब को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अब डिटेल में पढ़े कैसे, बच्चे को भी तकलीफ है, तो बच्चा सीधा चला जाता है यूट्यूब चैनल पे या किसी भी जो प्लेटफॉर्म है उसका पेड कोर्स परचेस कर लेता है। अब पेड कोर्स में होता क्या है कि कोई भी आपने देखा होगा कि सभी टीचर्स इस फॉर्मेट में पढ़ाते हैं। वो एक स्लाइड बना लेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लेंगे, आ जाएंगे 1 घंटे में 500 वोकेब। पढ़ाते कैसे हैं, यहाँ पर एक वोकेब दी होगी प्रीवियस ईयर की, जैसे डेनुमो दी हुई है, ठीक है। तो अब इसका मान लीजिए सिनोनिम पूछा है, तो टीचर बताएगा कि भैया बताओ इसका सिनोनिम क्या है, सिनोनिम क्या है। 10 मिनट का टाइमर लगा देगा और 10-15 सेकंड का टाइमर लगा देगा, फिर पढ़ेगा हाँ बच्चे ने ये कमेंट किया, इसने ये कमेंट किया, इसने ये कमेंट किया, हाँ ये सही बताओ, तुम्हारा सही तुम्हारा गलत। इस तरह से टाइम वेस्ट करता है टीचर हमेशा, जो ऑनलाइन टीचर्स हैं, जो एक तरह का ट्रेंड बन चुका है हर प्लेटफॉर्म पर बच्चों को गुमराह करने के लिए। फिर वो टीचर क्या करेगा कि इसका मीनिंग बताएगा, डेनुमो का मीनिंग बताएगा कि भैया डेनुमो का मीनिंग होता है समाप्ति, कोई भी चीज़ समाप्ति की कगार पर पहुंच चुकी हो, समाप्त हो चुकी हो। फिर बताएगा उसका सिनोनिम होगा भैया क्लाइमेक्स होगा। फिर उसके बाद वो जो ये चारों वोकेब हैं, इन चारों वोकेब का मीनिंग बताएगा। क्लाइमेक्स का मीनिंग ये होता है, सिस्टमेटिक का मीनिंग ये होता है, यहाँ पे लिख देगा। इम्प्रॉपर का मीनिंग ये होता है, ग्लोरियस का मीनिंग ये होता है, ये सारी चीज़ें वो यहाँ पर लिख देगा। उसके बाद वो क्या करेगा टीचर, ये जो वर्ड है इसका सिनोनिम बता देगा, 4-5 एंटोनिम बता देगा। इस तरह से बताएगा कि मैंने कितनी वोकेबुलरी पढ़ी, 1 2 3 4 5 वोकेबुलरी ये हो गई। 3-4 सिनोनिम वो बताएगा, जो सिनोनिम बताएगा वो इंक्लूड कर लेगा, 3-4 जो एंटोनिम बताएगा वो इंक्लूड करेगा। मतलब अब बोलेगा इसमें हमने 12 से 15 वोकेब पढ़ ली। इस तरह से 5-6 स्लाइड बना के वो हर वोकेब में, हर स्लाइड में 12 से 15 वोकेबुलरी पढ़ाने का दावा करेगा। लेकिन आप खुद से ही पूछिए कि क्या आपने 12 से 15 वोकेब पढ़ी, आपने एक भी वोकेब नहीं पढ़ी है यहाँ पर। जो ये तरीका है बहुत ही बेहुदा, बहुत ही घटिया तरीका है। इससे सिर्फ और सिर्फ टीचर को फ़ायदा होता है और किसी भी स्टूडेंट्स को फ़ायदा नहीं होता है। तो इस तरह की वीडियो आप है ना, सबसे पहले इस तरह की वीडियो आप देखना बंद कर दीजिए। कोई फ़ायदा नहीं इस तरह से वोकेब पढ़ने का। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक एक वोकेब को सही तरीके से समझना होता है कि वो वोकेब किस सिचुएशन में यूज हुई है, उसके ऊपर से 3-4 सेंटेंस होने चाहिए, तब आप उस चीज़ों को समझ पाएंगे। दूसरा जिस तरह से यूट्यूब पर चलता है कि 10 मिनट में 50 वोकेब मैराथन कोर्स, फुल नाइट मैराथन, तो आप कहीं भी ये जो 10 मिनट में 50 वोकेब मैराथन कोर्स, फुल नाइट मैराथन, इस तरह का टाइटल देखिए, इस तरह वहाँ से पहले मैराथन लगा लें, वहाँ पहले से भाग जाइए। ये सब और सब बिजनेस पर्पज़ के लिए कारण होती है। आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, आपको कुछ टीचर्स ने एक नया तरीका, एक बहुत ही एल्यूरिंग तरीका कहते हैं कि मन को लुभावने वाला तरीका अपनाया है कि वो आते हैं एक वोकेब पढ़ाएंगे, उसका मीनिंग बताएंगे, एक सेंटेंस भी बताएंगे, प्लस एक इमेज यूज करेंगे। भाई आओ वोकेब लर्न वोकेब थ्रू इमेजेस। एक नया तरीका मन को लुभाने का तरीका कि वोकेब को इमेजेस के थ्रू सीखते हैं, कार्टून के थ्रू। तो एक वोकेब बताएंगे, उसका मीनिंग बताएंगे, सेंटेंस बताएंगे, कार्टून बताएंगे, देखो ये कार्टून में यहाँ पर ये कर रहा है। निमोनिक ट्रिक बताएंगे कि आप इस वर्ड को इस तरह से, इस वर्ड से रिलेट करके याद कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो निमोनिक ट्रिक वाले हैं, जो इमेज वाले, ये सब जो तरीके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मन को बहलाने वाला तरीका है। आप ऐसी 50 से 100 वोकेब है वो जो निमोनिक ट्रिक से, इमेजेस से याद कर सकते हैं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपको एसएससी में अच्छा एक तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वोकेब जो है, एसएससी की आत्मा है, इंग्लिश की आत्मा है। आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50,000 के आसपास वोकेब चाहिए, 50,000 के आसपास। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, पैसिव एक्टिव, हर जगह चीज़ों को यूज होता है। मैं आपको बताऊंगा अभी डिटेल में। तो आप जो ये कार्टून वाला तरीका है, जो निमोनिक ट्रिक वाले तरीका है, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ साल पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट की थी, लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेंड बन चुका है और सभी टीचर्स को ये पता है, लेकिन बच्चे को पता नहीं होती है, तो इस तरह से वो बहलाते फुसलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, आप लॉन्ग टर्म में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
तो आपको मैंने बताया कि गलत तरीका जो है, ये सारे तरीक़ों से आपको नहीं पढ़ना है। अब सही तरीका क्या होता है उसके बारे में हम अ, सही तरीका क्या है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आपको जब आप वोकेब पढ़ रहे हो तो आपको सिनोनिम, और एक वर्ड आपने पढ़ा तो उसका सिनोनिम और वो एंटोनिम भी आपको नहीं पढ़ना है। एंटोनिम तो भूल के भी नहीं पढ़ना है कि एंटोनिम कभी भी रटा नहीं जाता, एंटोनिम को एलिमिनेट किया जाता है। कोई भी अगर टीचर बोला कि इसका एंटोनिम ये है, तो एंटोनिम को कभी भी रटा नहीं जाता, कभी भी नहीं पढ़ा जाता है। सिनोनिम पढ़ा जाता है कुछ केसेस में, लेकिन मेरी बात मानिए, आप सिनोनिम भी मत पढ़िए। एक वोकेब को आप जितनी डिटेल में पढ़ेंगे, अगर आपको उसका सिनोनिम कोई मिल रहा है तो उसको रटिए मत, हाँ इसका सिनोनिम ये है, उसको भी उतनी डिटेल में पढ़िए जितने आपने पहले वर्ड को पढ़ा था। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि वे जो ये वोकेबुलरी हैं, जो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उनको वे सिर्फ वोकेबुलरी या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में ही देखते हैं। उनको लगता है कि अच्छा, ये मेंस के पेपर में तो खाली 3 सिनोनिम आएंगे, 3 एंटोनिम आएंगे, बस खाली 6 नंबर की वोकेबुलरी, अब तो मैं वोकेबुलरी नहीं पढ़ूंगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई 10 न ये वो सिनोनिम इतने हैं, वो एंटोनिम इतने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इतने, 2 नंबर के लगभग प्री में वन वर्ड आएंगे, 10 नंबर के मेंस में वन वर्ड आएंगे, तो बस इतना ही है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत इस पर नहीं करनी है। तो को मूर्ख बनाया गया है। अब देखिए, उनको नहीं पता कि ये जो वोकेब का सेक्शन है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता, सिर्फ सिनोनिम या एंटोनिम नहीं, इसके बहुत ज़्यादा मतलब ये पूरे इंग्लिश का आधार ही यही है। अगर वर्ड मीनिंग का सही करेक्ट यूज ही नहीं, क्योंकि एक सेंटेंस वर्ड से ही तो बना होता है। आप द हिंदू का आर्टिकल उठा के देख लीजिए, आप जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये जो आप न्यूज़पेपर आप दिख रहे हैं, यहाँ पे जो आर्टिकल दिख रहा है, आप इसको उठाकर देख लीजिए, ये सारी जो चीज़ें हैं ये वर्ड से ही तो बनी हुई हैं। तो आपको एक वर्ड का करेक्ट यूजेस आना चाहिए, किस संदर्भ में कौन कौन से वर्ड यूज हो रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, हम बात करूंगा कि ये जो ई बुक है, ये जो बुक है, ये जो कंटेंट है वो किस तरह के स्टूडेंट्स को कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम कुछ इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, इस तरह से ई बुक बनाने का कारण क्या था। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको इंग्लिश अगर आपको अच्छी करनी है, आपको हाई मार्क्स लाने हैं, देखिए अगर आप प्री की पेपर की बात करें तो प्री के पेपर में रट पिट कर काम चल जाता है। आप 30, 40, 45 नंबर, कई बार 45 नंबर आप रट पिट के भी जाएँ तो काम चल जाता है, आपके नंबर आ जाते हैं। लेकिन अगर हम मेंस की बात करें तो इंग्लिश का जो मेंस का पेपर होता है 200 नंबर का पेपर होता है, और जब ज़्यादा नंबर का पेपर होता है तो वहाँ पर रटम पिटम नहीं चलती है। प्लस जो प्री का पेपर है वो वोकेब बेस्ड पेपर है, एसएससी का, जो 25 नंबर की इंग्लिश आती है, 50 नंबर की इंग्लिश आएगी, मतलब जो 25 क्वेश्चन होंगे वो वोकेब बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी इंग्लिश की नहीं भी है तब भी आप वहाँ पे अच्छा स्कोर कर लेते हैं। लेकिन अगर वही बात करें हम मेंस की, तो आपने देखा होगा कि जिन लोगों के इंग्लिश में मतलब प्री में काफ़ी अच्छे नंबर होते हैं, वो मेंस में कई बार होता है कि वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेंस का जो पेपर है वो वोकेबुलरी से बेस्ड ना होकर वो पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। अगर हम बात करें इंग्लिश, जो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है कॉम्प्रीहेंशन, दूसरा है वोकेबुलरी, तीसरा है ग्रामर। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ये वोकेबुलरी वाले सेक्शन में। ग्रामर के फिक्स रूल्स हैं, वो ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, वो आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन ग्रामर पढ़ना तब ज़्यादा सबसे आसान हो जाता है जब आपका कॉम्प्रीहेंशन पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो। देखिए, वोकेबुलरी आप रट सकते हैं कहीं भी, मैं जो किताब दे रहा हूँ उससे आप रट लेंगे कहीं भी, कैसे ग्रामर को आप पढ़ लेंगे, रट लेंगे, जो कि लेकिन ये जो कॉम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन है ना, ये आप कहीं भी नहीं रट सकते, ना ही कोई टीचर अवेलेबल है। मतलब दुनिया में कोई भी टीचर आपको कॉम्प्रीहेंशन क्या है वो नहीं सिखा सकता। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है? कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पेरा जंबल, ये सारी चीज़ें। आपने देखा होगा कि पेरा जंबल स्टूडेंट्स को सोल्व नहीं कर पाता, काफ़ी ज़्यादा उसको समय लग जाता है। वो पेरा जंबल में 20-25 क्वेश्चन होते हैं, वो उसके गलत हो जाते हैं। क्लोज टेस्ट को सोल्व नहीं कर पाता। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो 30 नंबर का आता है मेंस में,
उसमें उसको काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, बार बार मतलब पूरा उसका पेपर भी कंप्लीट नहीं कर पाता इंग्लिश का। ये सारी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि हमारा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो कमज़ोर है, क्योंकि हमने कभी रीडिंग ही नहीं की है, हमारी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अगर देखिए, अगर आप मानिए, अगर आपका ये जो पोर्शन कम स्ट्रॉन्ग हो गया, कॉम्प्रिहेंशन प्लस वोकेबुलरी, तो ये ग्रामर तो मतलब एक बहुत सबसे आसान पोर्शन है इंग्लिश का, वो ग्रामर। लेकिन जिस स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, सबसे ज़्यादा फोकस वो यहाँ पर करता है, इस चीज़ को भूल जाता है और सबसे ज़्यादा नंबर उसके यहाँ पर घटते हैं। आपने देखा होगा कि प्री में अच्छा स्कोर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हज़ारों कैंडिडेट्स हैं जो मेंस में 100 का आंकड़ा भी इंग्लिश में नहीं छू पाते हैं, और भी तब जब पेपर पूरा रिपीटेड आ रहा है, क्योंकि वो ग्रामर और वोकेबुलरी अच्छी पढ़ रहा है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन जो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे डेवलप करेगा। तो जो मैंने ये बुक डिजाइन की है वो इन्हीं सब चीज़ों को लक्ष्य में रखकर डिजाइन की गई है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। यहाँ पर जो एक, इसीलिए तो मैंने जितने भी वर्ड हैं उन वर्ड का पहले मैंने इंग्लिश मीनिंग लिखा है, उसका हिंदी मीनिंग लिखा है, फिर जो न्यूज़पेपर के जिस आर्टिकल में वो वोकेबुलरी यूज हुई है उस आर्टिकल को टाइटल में वो वोकेबुलरी है, फिर डिस्क्रिप्शन में जो वोकेबुलरी है वो जो न्यूज़पेपर का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मिलेगा। तो ऐसा क्या होगा, आप पहले इस वर्ड को पढ़ेंगे, उसका इंग्लिश हिंदी मीनिंग पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि आप उसका टाइटल पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का टाइटल पढ़ने के बाद न्यूज़पेपर का टाइटल पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि वो वर्ड न्यूज़पेपर टाइटल में यूज हुआ, फिर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको पूरा सिनारियो पता चलेगा कि किस सिनारियो में इस वोकेब को अलग अलग तरीके से यूज किया गया है। साथ में इमेज, जो ये इमेज वाला सेक्शन है, इमेज इंपॉर्टेंट। देखिए, जो प्रिंट वाली चीज़ें होती हैं, इमेज वाली या वीडियो वाली, ये हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाती है, हमारे माइंड में बस जाती हैं, और मतलब और काफ़ी लंबे समय तक वो याद रहती है, मतलब चित्रण हो जाता है हमारे माइंड में, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। तो इस तरह से चीज़ें आपको याद होंगी। लेकिन मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो इमेज का यूज़ करते हैं, कार्टून बेस्ड इमेज, ये इमेज, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, ये प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड मैंने इस वोकेब को, एक एक वोकेब को डिज़ाइन किया है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो करंट इवेंट से रिलेटेड हैं, जो करंट में चीज़ें चल रही हैं, जिनके बारे में आप जब यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, कहीं व्हाट्सअप, कहीं टीवी देख रहे हैं, तो आपको चीज़ों के बारे में पता रहता है। तो अगर आप कोई भी चीज़ जो पढ़ रहे हैं जो करंट इवेंट से रिलेटेड है, जैसे कि अभी जो मार्केट में चल रहा है कि रिया रिया, फुफान, कंगना रिया, तो ये सारी चीज़ें आपको, आप ना चाहते हुए भी आपके माइंड में इम्प्रिंट है। तो अगर आप इस तरह से अगर पढ़ते हैं तो चीज़ें आपके अंदर इम्प्रिंट हो जाती हैं, और उसके साथ साथ आप ये सीखते हैं कि किस तरह से एक एक सेंटेंस में ये चीज़ें यूज हुई हैं। और यहाँ पर जो मैंने एक्स्ट्रा सेंटेंस दिया है वो ज़्यादा थोड़ा टफ सेंटेंस लिया है। टफ सेंटेंस मैंने इसलिए लिया है कि आपका कॉम्प्रीहेंशन, आपको ये जो एक्स्ट्रा सेंटेंस होगा जो यहाँ बगल में दिया होगा, थोड़ा टफ सेंटेंस होगा, जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़े। अगर आपको पहली बार में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप उसको दोबारा पढ़ेंगे, जिससे आप बार बार रिपीटेशन करते करते आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अगर मैं चाहता तो बाकी जितने टीचर्स हैं एक सिंपल का सा सेंटेंस लेते हैं हमेशा एक लाइन वाला, वो मैं इंक्लूड कर सकता था आपको ऑफकोर्स करने के लिए कि लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ पे थोड़ा टफ सेंटेंस डाला है कि आप थोड़ा टफ पढ़ेंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की धीरे धीरे बढ़ेगी। जो आपको कॉम्प्रीहेंशन जो पोर्शन है, जो पेरा जंबल है, क्लोज टेस्ट है, PQRF रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें आएगी, मतलब समझ में आएंगी। तो आपको इंग्लिश को अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए मैंने इस तरह से चीज़ों को डिजाइन किया है। और आप हमेशा एक बात याद रखिए कि इंग्लिश हमेशा उस पर्सन की स्ट्रॉन्ग होगी जिसको रीडिंग की हैबिट होगी। इंग्लिश इज ऑल अबाउट रीडिंग, रीडिंग ही इंग्लिश है, इंग्लिश ही रीडिंग है। कोई भी इंग्लिश ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज, क्योंकि वो सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स हुआ, जो दूसरे सब्जेक्ट हुए वो एक सब्जेक्ट है, लेकिन इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं, ये एक लैंग्वेज है। पहले लैंग्वेज आई, फिर उसके बाद ग्रामर आई। पहले ग्रामर आया, उसके बाद लैंग्वेज नहीं आई, वो गलत है। पहले लैंग्वेज आए, फिर ग्रामर को लैंग्वेज में से निकाला गया है। तो इस तरह से चीज़ों को मैंने डिज़ाइन किया है। हर एक वोकैब आपको इसी फॉर्मेट में जो मैंने ई बुक तैयार की है उसमें मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा मैंने समय लिया है, मैंने मतलब आप कह लीजिए। अगर अब प्रश्न ये उठता है कि इस तरह से ई बुक बहुत सारे टीचर्स डिज़ाइन क्यों नहीं करते हैं, इस तरह की ई बुक वो लोग इसलिए डिज़ाइन नहीं करते हैं क्योंकि इसमें देखो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर इस तरह का फॉर्मेट किसी भी स्टूडेंट्स को दे दिया, मार्केट में अवेलेबल करा दिया जाए, तो उनका कोर्स कौन देखेगा। उनकी जो क्लासेस चल रही हैं, जो वोकेबुलरी बेस्ड वो वीडियो बना रहे हैं,
वो कौन देखेगा। इससे आपका समय बचेगा, आपकी जो माइंड की जो इफ़िशियंसी है, जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, वो बढ़ेगी। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है। क्योंकि मैंने को एक्सपीरियंस, ये मैंने कहाँ से आइडिया, क्योंकि मैंने खुद जो इंग्लिश मैंने खुद सीखी है। एक तरह से आप समझ लें किसी नेचर की पावर ने मुझे हेल्प किया कि मैं धीरे धीरे चीज़ों को डिस्कवर करता गया कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। अब ये जो डिस्कवर और जो उस टाइम, अब ये जो क्या मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर परचेस किए हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी को सीखा, तो मैंने इस फॉर्मेट में इसको तैयार करने में मुझे 2 साल लगे। मुझे पहले नहीं पता था। अगर मैंने तो ये सारी चीज़ें लिखी थी, एक एक पहले वोकेब लिखूं, उसका मीनिंग लिखूं, हिंदी इंग्लिश मीनू लिखूं डिक्शनरी से सर्च कर करके, फिर जो आर्टिकल में न्यूज़पेपर में उस आर्टिकल को लिखूं, पूरी डिस्क्रिप्शन को कई बार मैं लिखता था, अलग अलग सेंटेंस को सर्च करके लिखता था। मतलब एक वोकेब को जब मैं पढ़ता था, मैं आपको कभी मेरी नोट्स दिखाऊंगा, तो एक वोकेब को पढ़ने में पूरा एक पेज भर मारता था। तो बहुत ज़्यादा टाइम मैंने इन्वेस्ट किया है। हालांकि मेरा लक्ष्य उस समय एसएससी के लिए तैयारी करना नहीं था, कोई और कारण था। डिफेंस में जाने के लिए मैंने इंग्लिश सीखी थी। हालांकि मैंने आपको इससे बताया था, मैं कलर ब्लाइंडनेस में वहाँ से बाहर हो गया था। तो इस तरह से मैंने चीज़ों को यहाँ पर डिजाइन किया है, जो कि ऑल इन वन चीज़ें हैं। इस तरह की ई बुक अभी तक भारत में लॉन्च नहीं की गई है, आपको मैंने बताया जानबूझकर लॉन्च नहीं की गई है। अब इस जो ये ई बुक है, अगर अब ये आपको, अब हाँ, अब ये दूसरी बात है कि किस तरह के स्टूडेंट्स को कैसे कैसे पढ़ना है। अगर आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्टूडेंट्स, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, तो आप आराम आराम से पढ़िए। आप पहले उसका एक वर्ड को पढ़िए, उसके इंग्लिश मीनिंग को पढ़िए, फिर उसके हिंदी मीनिंग को पढ़िए, फिर आराम से पहले टाइटल को पढ़िए, फिर डिस्क्रिप्शन को पढ़िए, एक एक लाइन को आराम से कि किस संदर्भ में इसको यूज किया गया है। तो चीज़ें आपके माइंड में प्रिंट होगी, आप धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सेंटेंस दिया गया है उसको आप पढ़िए, तो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएगी। एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपको या एक्सीलेंट स्टूडेंट है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, आप फटाफट उसको पढ़ सकते हैं। आपको मतलब एक तीक्ष्ण नज़र से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, मान लीजिए कि एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का पेपर आ रहा है, या सीएचएसएल प्री का पेपर आ रहा है, 2002 सीएचएसएल प्री का पेपर जो आने वाला है, तो आपको रिवीजन के टाइम पे भी आप इस तरह से डिज़ाइन की गई है बुक कि रिवीजन के टाइम पर आप काफ़ी ज़्यादा आसानी से पढ़ सकते हैं। मान लीजिए जैसे वर्ड है डिराइड, इसका हिंदी फटाफट इंग्लिश में हिंदी मीनिंग पढ़ लिया, टाइटल पढ़ लिया, या तो ये वर्ड, ये सेंटेंस जो बगल वाला है इसको पढ़ के आप चले गए, या तो जो ये वर्ड है डिस्क्रिप्शन में जिस सेंटेंस में यूज हुआ है उसको भी मैंने यहाँ पर दे दिया, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस सेंटेंस को भी पढ़ सकते हैं रिवीजन के टाइम पर। तो रिवीजन के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो पूरा पढ़िए, आपका कॉम्प्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग हर चीज़ डेवलप होगी, हर जगह काम आएगा। लेकिन टाइम कम है तो आपको ये जो रिवीजन बेसिस पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। गला फाटने तरह खांसी हो गई है। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये आपको मिलेगी कहाँ से। इसकी जो डाउनलोड करने की लिंक है इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है स्टूडेंट्स के मन में, और ये मेरे लिए भी सबसे बड़ा डिसीजन था कि इसको अगर पेड किया जाए या फ्री किया जाए। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये जो ई बुक मैंने तैयार की गई ये फ्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब स्टूडेंट्स अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि अगर ये पेड है तो स्टूडेंट्स फिर आग बबूला हो उठेंगे, भाई तू भी बिजनेस करने आ गया, तू भी ये करने आ गया। देखिए, मैं जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, हम बिजनेस के खिलाफ नहीं, हम अगर कोई भी सर्वाइव करने के लिए अर्न कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर पैनिक क्रिएट करके बच्चों को उल्लू बनाकर कि भाई अगर ऐसा नहीं करेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा ही कोर्स परचेस कर, तो हम उस चीज़ के खिलाफ हैं। अब मैं पेड कर रहा हूँ, पेड को बहुत ज़्यादा फीस नहीं लग रहा हूँ, इसकी फ़ीस खाली मैं रख रहा हूँ 35 रुपीज़ रख रहा हूँ। उसका कारण है, उसका कारण कि हर बच्चा इसको परचेस कर सके। और फीस रखने का कारण क्या है, देखिए आप ये जो मैं सेल कर रहा हूँ इसको मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, इसको मैंने इंस्टा मोजो प्लेटफॉर्म में, आप उसको देखिए, इंस्टा मोजो ये प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर रहा हूँ। अब ये प्लेटफॉर्म हर एक चीज़ का मतलब हर एक ट्रांजैक्शन का चार्ज लेगा, प्लस इस पर जीएसटी लगेगा। इसका बहुत हाई चार्ज लेता है ये प्लेटफॉर्म, लेकिन ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा ये सब चीज़ें, ये जो वोकेब है इसको बनाने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर परचेस किए हैं जो कि पेड सॉफ्टवेयर हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन को मैंने परचेस किया। आपने देखा होगा कि प्ले स्टोर में जितनी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं वो एक तो फ्री अवेलेबल हैं, फिर लेकिन उनके कुछ फीचर्स जो होते हैं प्रो में आते हैं, प्रो हमेशा चार्जेबल होती है। अब इसमें भी जो अच्छी एप्लीकेशन है वो इंडिया की नहीं है, वो बाहर की है। अब वो जो बाहर की यूरोप की, अमेरिका की एप्लीकेशन है उनके चार्जेस काफ़ी, उनके मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं। अगर मान लो मुझे वन टाइम परचेस करना होता है तो वन टाइम में परचेस कर लेता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं
वो उनके काफ़ी ज़्यादा 800, 900, 1200 रुपये उनके मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं उन एप्लीकेशन को। लेकिन अगर आपको अच्छा कंटेंट, आपको टाइम सेविंग करना है, अच्छी चीज़ें बनानी है, तो आपको इन्वेस्ट मैंने वहाँ पे किया है। दूसरा, जो मैंने कई इमेजेस यूज किए हैं, तो आपको पता होगा कॉपीराइट पॉलिसी के बारे में कि मैं किसी का भी कॉपीराइट मटेरियल यूज़ नहीं करता। तो जो स्टॉक की कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं, तो उनको भी मैंने वहाँ पे उनको परचेस किया है उनकी वेबसाइट का। तो ये कुछ, अब देखिए, अब मैंने भी कुछ चीज़ें इन्वेस्ट की हैं, तो उस कारण से मैं पूरी तरह से इसको फ्री में अवेलेबल नहीं करा सकता। आपको इस चीज़ को समझना होगा। प्लस दूसरी बात यह है कि दूसरी बात यह है कि अब देखिए, मैंने इसको जो चीज़ें मैं 2 साल, अगर मैं आपको सेल करना होता चीज़ें, तो 2 साल पहले भी दे सकता था। लेकिन 2 साल पहले मुझे इस तरीके के बारे में पता ही नहीं था कि मैं आपको, जो मेरे अंदर क्रिएटिविटी है, जो चीज़ें मैं आपको पेश करना चाहता हूँ, वो किस फॉर्मेट में कैसे दूँ। तो मुझे ये सारी चीज़ें सीखने में, टेक्नोलॉजी कम से कम 2 साल लग गए, और पिछले 9 महीने से मैं इस पे काम कर सकता हूँ कि आपको प्रोवाइड करूँगा। और इस तरह की ई बुक अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जो चीज़ें फालतू की किताबें 200, 250, 300 रुपये में अवेलेबल हैं। अगर मैंने और जो मैंने इसका प्राइस रखा है, सिर्फ 35 रुपीज़ रखा है, स्टूडेंट्स की, हर स्टूडेंट्स यहाँ पर परचेस कर सकें। जो मैंने चीज़ें इन्वेस्ट की हैं, जो चार्ज लेगा इंस्टा मोजो, तो जो चीज़ें हैं लगभग मतलब 50 to 60% तो मुझे इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। जो 40% का प्रॉफिट होगा, तो एटलीस्ट आपको भी समझना चाहिए कि अगर मैंने इतनी मेहनत की है, तो एटलीस्ट मैं भी इसका हकदार हूँ कि कुछ प्रॉफिट मुझे भी हो। अब मैं देखिए 40% अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो इस चीज़ का हकदार मैं भी। तो आपको ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकली है, ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है। दूसरा, ये जो 35 रुपीज़ से फर्स्ट 1000 जो पहले 1000 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रखी गई है। उसके बाद प्राइस थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे। अब आप फिर से बोलेंगे, साले फिर से तू नाटक कर रहा है कि मतलब जानबूझ के मतलब पहले 1000 को रख रहा है। इसका कारण कि जो इंस्टा मोजो प्लेटफॉर्म है, मैं सबके लिए इंस्टा यही रखना चाहता हूँ 35 रुपीज़। लेकिन जो इंस्टा मोजो प्लेटफॉर्म है, इनकी कुछ पॉलिसीज होती हैं। देखिए, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कुछ एल्गोरिथम पे काम करता है, तो उनको अगर फॉलो करना हमारी मजबूरी होती है। यूट्यूब एक अलग तरीके से वर्क करता है, इंस्टाग्राम अलग तरीके से वर्क करता है। इंस्टा मोजो, इनकी कुछ पॉलिसीज होती हैं, यहाँ पर डिस्काउंट कोड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ना चाहते हुए भी हमको फॉलो करना पड़ता है। तो जो ये बुक है, इसके 35 रुपीज़ से फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए, मतलब जो पहले 1000 लोग परचेस करेंगे, उसके बाद स्लाइटली बस थोड़ा सा इंक्रीज होगा। कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फीस नहीं होगी। मतलब समझ लीजिए कि इस बुक का प्राइस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जस्ट हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट्स, मैं सभी हर इस फेज से होकर गुजर चुका हूँ, तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ। तो हर एक स्टूडेंट्स इसको परचेस कर सके, सभी के पास पहुँच सके, तो ये इसलिए मैंने इसका प्राइस 35 रुपीज़ रखा है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने जो मेहनत की है वीडियो बनाने में, जो कंटेंट बनाने में, उस चीज़ की आप वैल्यू की कदर करेंगे। अगर आप कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको पसंद नहीं भी आ रही है चीज़ें, तो आप मुझे, मैं मेरा ईमेल आईडी दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, sscmedg7@gmail.com। उस पर आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको रिटर्न भी दे दूँगा। अगर आपके साथ और भी कोई प्रॉब्लम है, तो व्हाट्सअप नंबर भी मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप सेंड कीजिए। मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। उम्मीद, अगर आपको कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। जो लिंक है इस बुक को परचेस करने की, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ पर क्लिक करके आप बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं पेमेंट करके आप इसको परचेस कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।